यादव, वक्त तो मातृभूमि का है, लेकिन जिस खबर की देश भर में चर्चा है, हम भी आज उसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 21 साल की एक लड़की का दिन दहाड़े बीच सड़क पर मर्डर कर दिया जाता है। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, एबीपी न्यूज पर पहली बार मृतक निकिता की बहन और आरोपी। तो क्या वाकई मोदी सरकार ने बजट के जरिए राम राज्य की तरफ बढ़ने की कोशिश की है? राम राज्य ये बजट कहा जा सकता है की तरफ बढ़ रहा है? इस बार बजट में कई नई बातें थी, कई पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया। नई शुरुआत हुई। निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट पहुंची तो उनके हाथ में परंपरागत बजट डॉक्यूमेंट का ब्रीफकेस नहीं था, वो एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ बही खाता लेकर आई थी। इस साल से ब्रीफकेस की जगह लाल रंग की पोटली आ गई है। सूटकेस खत्म हो गया, उसकी जगह पोटली ने ले ली। हमेशा बजट की कॉपी सूटकेस में ले जाने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। कभी लाल रंग का ब्रीफकेस, कभी मरून रंग का ब्रीफकेस, तो कभी चॉकलेटी रंग का। लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस वाली 159 साल पुरानी परंपरा तोड़ दी है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने इसकी वजह बताई कि ये पश्चिमी विचारों की गुलामी से बाहर निकलने का प्रतीक है। बजट पेश करने में नई परंपराएं बनती रहती हैं, पुरानी टूटती रहती हैं, इसे इसी रूप में देखना चाहिए। अति उत्साही आर्थिक सलाहकार ने कहा कि हम पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकल आए हैं। क्या गुलामी कहना जरूरी था? लेकिन यही अर्थशास्त्री एक दिन पहले बता रहे थे कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के विचारों से प्रेरित है। क्या हम उसे कहें कि क्या वो पश्चिम के विचारों की गुलामी है, जबकि खुद अर्थशास्त्री जी पश्चिमी वस्त्र परंपरा में सुसज्जित नजर आए? क्या कई बार 5 बार से अधिक बजट पेश करने वाले अरुण जेटली को कभी याद नहीं आया कि यह ब्रीफकेस पाश्चात्य विचारों की गुलामी है? वो क्यों ढोते रहे? क्या पीयूष गोयल को भी ध्यान नहीं आया? क्या वाजपेयी जी को भी, जिन्होंने एक ब्रिटिश परंपरा बदली थी, उन्हें नहीं लगा कि यह ब्रीफकेस गुलामी है पश्चिमी विचारों की? बदलाव का श्रेय लेना चाहिए, लेकिन झट से गुलामी से जोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि यह गुलामी नहीं है। गुलामी का मतलब कुछ और होता है। अगर यह गुलामी है तो अपने आसपास की हर वो चीज हटा देनी चाहिए जो पश्चिम से आई है। सबसे पहले तो सेलफोन हटा देना चाहिए और डिजिटल इंडिया बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट हमने नहीं खोजा। लेकिन अब एक नई परंपरा शुरू हुई है। बजट की जगह इसे बही खाता कहने के साथ भी हुई। और इस बार का बजट कोई बजट नहीं, बल्कि देश का बही खाता है। निर्मला बजट की जगह बही खाता लेकर आई। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बही खाता बनाया है, यानी मोदी का बही खाता, क्या इस देश में नया भारत यानी न्यू इंडिया बनाएगा? आज की आर पार में इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। ये एक बड़ी विचित्र बात थी कि इस बार फिनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये बजट नहीं है, ये बही खाता है। अगर ये बही खाता है तो बही खाते में विजन नहीं होता। बही खाता में एक तरफ लिखा होता है कि आमदनी कितनी है, एक तरफ की खर्च कितना है। इस बजट की स्पीच में दोनों गायब थे। ये बजट कम, स्पीच ज्यादा थी। वित्त मंत्री ने जब अपना भाषण पढ़ा तो उसमें खर्चे का हिसाब किताब नहीं था, जिसे एक्सपेंडिचर बजट कहते हैं। ये नहीं था कि हम कमा कितने रहे हैं और हम खर्च कितने करेंगे, और हेल्थ पे कितने करेंगे, एजुकेशन पे कितने करेंगे, एग्रीकल्चर जिस पे काफी बात हुई उस पे पैसा खर्च होगा या नहीं वो पता ही नहीं। तो पहले कभी ऐसा हुआ है? अभी इतने दिनों से आप बजट देख रहे हैं कि उसमें फिगर ना हो। ये पहली बार हुआ है। पिछले 25-30 साल में दोनों चीजें होती थी, आंकड़े और विजन और रिफॉर्म। इस बार आंकड़े सब गायब हो गए। तो ये पहली बार ये बजट था ही नहीं। लेकिन इस बजट में क्या क्या है, इस लेखे जोखे में क्या क्या है? इसमें है सपनों का सौदागर, वो है मोदी। जी हां, वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ये सपना है न्यू इंडिया का, सपना है सशक्त भारत का, और सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन यानी 340 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये ट्रिलियन है क्या? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक नया सपना तो है, लेकिन क्या यह नया पैमाना भी है?
क्या हम जानबूझकर इस पैमाने को नारे में बदल रहे हैं ताकि बाकी जगहों पर निगाह नहीं जाए और हम सपने में खो जाएं? आजकल प्रति व्यक्ति आय की बात क्यों नहीं हो रही है, पर कैपिटा इनकम की? अगर भारत ने 5 साल में अपनी इकोनॉमी 1.85 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2.75 ट्रिलियन डॉलर कर ली है, तो प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्या वृद्धि हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े के अनुसार 187 देशों में 2018 में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 142वें नंबर पर था। क्या आपको यह बताया जा रहा है कि 2018 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में घाना, नाइजीरिया, निकारागुआ, श्रीलंका जैसे देश भारत से आगे थे? हम प्रति व्यक्ति आय की बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसा ही देश के बजट में होता है। आज हमने बच्चों और महिलाओं के लिए बजट को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है और इसके लिए हमने बच्चों के लोकप्रिय गेम सुपर मारियो की मदद आज ली है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम आपके लिए कर रहे हैं। मारियो एक ऐसा किरदार होता है जो तमाम चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मारियो का किरदार आपके लिए निभा रही हैं। उनका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। आज बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 340 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया है। या ट्रिलियन डॉलर की बात इसलिए होने लगी है कि यह सुनने में नया और बड़ा लगता है, लेकिन इससे हम अपनी आर्थिक हकीकत को कब तक छिपा सकते हैं? इसलिए भाषण को स्लोगन से मत समझिए और स्लोगन को समझने के लिए चैनलों के भरोसे मत रहिए। बजट पेपर खुद भी पढ़िए। सरकार कहती है कि 5 साल में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे। हो सकती है, लेकिन कई अर्थशास्त्री पूछ रहे हैं कि इसके लिए तो 8% जीडीपी होनी चाहिए, वो भी 9 साल लग जाएंगे अगर लगातार रहे तो 8% की जीडीपी। अभी हमारा अनुमान 7% का है। 5 साल में डबल करने के लिए 12% की जीडीपी चाहिए। यह कैसे होगा? तो सरकार इस सवाल का जवाब दे रही है आशा, विश्वास, आकांक्षा के नारे से और शायरी से। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। ये शेर उनकी बजट स्पीच के शुरुआत में था। अंग्रेजी में बजट स्पीच दी, लेकिन बीच बीच में कुछ हिंदी में बातें कही, अच्छी बातें कही, थोड़ा बहुत तमिल भी बोली और उर्दू में शेर भी सुनाए। जी निर्मला जी, बस ये और बता दीजिए कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोली आपने? अच्छी हिंदी आपके सामने तो डर लगता है रजत जी बात करने के लिए। आप हिंदी आपके हिंदी तो एकदम क्लासिक है, उसके सामने मेरा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे जवाब दिए, हिंदी में दिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बदलाव हुआ है कि पेट्रोल और डीजल पे सरकार ने 2-2 रुपए एक तरह से बढ़ाए हैं, तो जो हो सकता है कि इसका असर तेल के दामों पर भी आपको जल्दी ही दिखने लगेगा। पानी को लेकर अब बात करते हैं कि चेन्नई जैसा महानगर सूखे से जूझ रहा है और उसके लिए इस बजट में कोई जिक्र तक नहीं था कि एक महानगर को कैसे ठीक किया जाए। इस समय पानी का संकट भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में भी है, गांवों में भी है। बजट में बताया गया कि सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर हर घर जल योजना पर काम करेगा और 2024 तक गांवों के सभी घरों को पाइप से पानी देगा। पानी कहां से आएगा, इस पर कहीं जिक्र नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ने यह योजना लागू की है और बिहार सरकार का दावा है कि अगले साल तक यह योजना पूरी भी हो जाएगी, लेकिन इसके तहत बिहार में सरकारी पैसे से ही लाखों की संख्या में सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे हैं। सरकार को लगाते देख आम लोग भी अपने पैसे से सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैं। आज हालत यह है कि उत्तर बिहार, जहां पानी सतह के ऊपर नजर आता था, वहां पानी नहीं है। क्या हर घर जल योजना सबमर्सिबल पंप के जरिए पानी देने की योजना है या जो पानी बचा हुआ है उसे तुरंत समाप्त कर देने की योजना है? इस पर एक बार सोचा जाना चाहिए। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और उम्मीद है कि बाकी लोगों में चिंता नहीं होगी। पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बजट के बाद पीयूष गोयल, जो खुद बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें इंडस्ट्री की अच्छी जानकारी है,
पीयूष गोयल को मालूम है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, उसे दूर करने के तरीके क्या है। इसलिए अगर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि सरकार ने बजट में जो प्रोविजन किए हैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, जो सेक्टर्स इस वक्त परेशानी में उन्हें राहत मिलेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार की प्रॉब्लम दूर होगी, तो पीयूष गोयल की इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं। India has the potential to become a hub of higher education. I therefore propose to start a program, Study in India, that will focus on bringing foreign students. That will focus on bringing foreign students to India in our higher educational institutions. तो जाहिर है वित्त मंत्री की बात से कि स्टडी इन इंडिया एक नई संकल्पना है, कल्पना है जिसकी शुरुआत की जाएगी, तभी वो कह रही हैं कि आई प्रपोज टू स्टार्ट। लेकिन क्या ये योजना उस योजना से कुछ अलग है जिसके लिए 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था और इसका नाम था स्टडी इन इंडिया पोर्टल। पीआईबी की साइट पर यह प्रेस रिलीज मौजूद है। यह योजना मानव संसाधन मंत्रालय की है। 160 संस्थाओं की 15,000 सीटों को विदेशी छात्रों के लिए रखा गया था। इंडिया हैबिटेट सेंटर में यह कार्यक्रम हुआ था, जो कार्यक्रम 1 साल पहले हो चुका है, शुरू हो चुका है। उसे इस बार के बजट में नया कार्यक्रम शुरू करने की बात, प्रस्तावित करने की बात कैसे कह दी गई? उस कार्यक्रम में तब के मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का एक वीडियो संदेश भी जारी हुआ। आप इस संदेश को सुने। निर्मला सीतारमण का बयान तो आपने सुना ही अभी। आई एम वेरी हैप्पी that Sushma ji today is inaugurating our very flagship program, Study in India. अब ये योजना तो शुरू हो चुकी है 18 अप्रैल 2018 को। तो कायदे से अब ये बताना चाहिए था कि उस योजना के बाद 29 देशों से 15,000 छात्र आए या नहीं आए। कई लोगों को उम्मीद थी कि निर्मला सीतारमण अपने बजट में आज बड़े बड़े चौके छक्के लगाएंगी, लेकिन उन्होंने इसके बदले सिंगल्स लेने पर जोर दिया। तो उन्होंने 2020 की तरह तेज ना खेलकर टेस्ट मैच की तरह सधी हुई पारी खेली है और यह बताया है कि सरकार यहां पर 2020 मैच नहीं खेलने आई है, ना ही वनडे इंटरनेशनल खेलने आई है, बल्कि सरकार ने इस बजट के जरिए यह बताया है कि वो टेस्ट मैच खेल रही है। निर्मला सीतारमण टेस्ट मैच खेल रही हैं, मोदी सरकार टेस्ट मैच खेल रही है। इसलिए टेस्ट मैच ज्यादातर लोगों को आजकल बोरिंग लगते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आज भी सबसे मजबूत क्रिकेट माना जाता है। उसकी जो नींव होती है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। अगर देखा जाए तो आज का बजट नौकरी पेशा लोगों से ये कह रहा है कि ये मत पूछिए कि सरकार आपके लिए क्या कर सकती है, ये पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ भी इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।